dear parents. My name is Amit Singh. I am the principal of Prema Educational Academy. Today I have come here to share some very important information with you all. As you all are aware that Prema Educational Academy is one of the premier academy of this region, and our founders have started this school with the aim of providing good and quality education to students of this region. जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी वर्ष से नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है, और इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल स्किल सेट प्रोवाइड की जाए। तो इसी प्रैक्टिकल स्किल सेट प्रोवाइड करने के नाते हमारे जो स्कूल है उसने निर्णय ये लिया है कि हम एक टिंकरिंग लैब अपने स्कूल में ही सेटअप करें, और इस टिंकरिंग लैब को सेटअप करने के लिए हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। इस कंपनी का नाम फ्यूचर गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड है। इस टिंकरिंग लैब क्या होती है और इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज फ्यूचर गुरुकुल से ही उनके CEO बैठे हैं। सो वो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सर प्लीज़ अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दें। Hello everyone, my name is Abhishek Misra and I am electronic communication engineer और currently मैं as a CEO वर्क कर रहा हूँ फ्यूचर गुरुकुल के लिए, and I am one of the founding members of फ्यूचर गुरुकुल्स। अभिषेक जी, आप अपने कंपनी के बारे में थोड़ी और अधिक जानकारी दीजिए कि फ्यूचर गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये क्या करती है, इसका एम क्या है, बच्चों के साथ क्या करना चाहती है। ओके सर, तो फ्यूचर गुरुकुल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली एक एजुटेक कंपनी है। इसमें हम लोग बच्चों को 21st सेंचुरीज की स्किल सेट लाइक रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फिर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़, इसके साथ सर क्राफ्टिंग टूल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इस लैब में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और सर एक्चुअली हम लोग वर्क कैसे करते हैं, स्कूल में हम टाई अप करके अपना वहाँ लैब सेट करते हैं, और लैब में फिर बच्चे एडमिशन के थ्रू जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं वो आते हैं, और फिर उन्हें हम पूरी ये टेक्नोलॉजीज़ करिकुलम वाइज 6 to 12 उन्हें सिखाते हैं। राइट, अभी हम लोग करेंटली वर्क भी कर रहे हैं। साउथ इंडिया में हम लोग कुछ स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में भी अभी हम लोग धीरे धीरे एक्सपेंड ही कर रहे हैं, जिसमें आपके स्कूल के साथ अभी वर्क स्टार्ट ही हुआ है। तो ये है। इट इज़ सच ए नाइस थिंग। अभिषेक जी, कैन यू एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट व्हाट कोडिंग इज? This is the very interesting question, sir. Most of the students heard the term coding, but actually उन्हें पता नहीं होता कि कोडिंग है क्या। तो अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं that coding is a process of giving set of instruction to the computer with the help of any programming language, जिससे कि कंप्यूटर हमारे अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो सर जैसे अगर हम कहीं इंस्ट्रक्शन किसी को देते हैं, किसी भी कंप्यूटर को कमांड देते हैं, या अपने आसपास से अगर हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर मैं आपसे आप मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो इसमें एक हमारे बीच पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लैंग्वेज की। राइट। तो कंप्यूटर जो है वो लैंग्वेज समझता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है, कैसे वो समझता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो एक्चुअली जब धीरे धीरे लैब सेट होगा और बच्चे करिकुलम अडॉप्ट करेंगे तो उन्हें एक प्रॉपर फीलिंग आएगी कि बाइनरी लैंग्वेज है क्या, एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसके बारे में, तो आज के थोड़े दिन पहले 60s-70s में होता क्या था कि लोग कंप्यूटर से बात करने के लिए बाइनरी लैंग्वेजेस सीखते थे। तो ह्यूमन ने सीखा, बट उसको सीखना थोड़ा हार्ड था। तो क्या किया लोगों ने, एक ट्रांसलेटर डिज़ाइन किया। जैसे अगर हम कोई लैंग्वेज होती है, हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करना होता है, हम नहीं सीख सकते, तो कोई एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं। तो एक ट्रांसलेटर आया जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं। अब क्या हुआ, कंपाइलर भी ऐसा नहीं था कि वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज इन द सेंस हिंदी, इंग्लिश या जो भी हम बोलते हैं, कि कंपाइलर भी वो लैंग्वेज समझ पाए। तो बट कुछ ऐसे लैंग्वेज डेवलप किए गए जो सिमिलर टू हाई लेवल लैंग्वेज थे, कंपाइलर उन्हें समझता था। और वो करता क्या था, इनफैक्ट आज भी करता है, कि हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हम बोल सकते हैं, C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये इन सारी लैंग्वेजेस को समझता है।
फिर उसे डिकोड कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, राइट। अब इन लैंग्वेजेस में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वही होता है कोडिंग करना। तो कोडिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सो दैट अ कंप्यूटर कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। तो ये तो जो कोडिंग की परिभाषा आपने बताई है ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, बट लेकिन हमारे जो जनरल पब्लिक है हाँ, उसके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या आप इसे थोड़े से कॉमन लैंग्वेज में समझा सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारे चारों तरफ तो मशीन्स ही हैं, हाँ, है ना, हर चीज़ों में प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। एग्जैक्टली। तो ये जो कोडिंग है इसे जनरली अगर हम अपने बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं तो वो क्या अचीव कर सकते हैं, वो किस प्रकार का काम इसमें कर सकते हैं? एक्चुअली आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। कोई भी चीज़, सुबह हम उठते हैं फ़ोन के साथ उठेंगे, सोएंगे फ़ोन के साथ ही सोएंगे, दिन भर हम वर्क भी कर रहे हैं तो लैपटॉप, कंप्यूटर, इन्हीं सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हम मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कोडिंग की वजह से। तो कोडिंग के थ्रू आज के टाइम पे हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, इवन रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी चीज़ों में कोडिंग हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम आजकल क्योंकि हम लोग तो सर इंजीनियर्स हैं नहीं, तो आम लोगों के लिए हम जो आजकल डेली अपना गूगल प्ले स्टोर खोलते हैं जैसे, तो हाँ, उसमें हमें बहुत प्रकार के ऐप्स दिखते हैं जो बहुत काम करते हैं। राइट, गेम्स दिखते हैं बच्चों को, आजकल गेमिंग में बहुत बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। राइट। तो ये सारे जो है, ये सारे प्रोडक्ट जो क्रिएट होते हैं ये कैसे क्रिएट, क्या ये ऐप कोडिंग के जरिए क्रिएट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें कोडिंग के थ्रू ही पॉसिबल हैं। विदाउट कोडिंग नो वन कैन क्रिएट एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। इवन गेम भी पूरा का पूरा सी लैंग्वेज, C++, जावा, एनिमेशंस, इन सब के थ्रू ही डेवलप होता है। तो सर ये सारी चीज़ें कोडिंग में ही इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, तो अभिषेक जी, आपने कहा कि जो टिंकरिंग लैब है उसमें रोबोटिक्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यस। तो ये रोबोटिक्स क्या होता है और किस प्रकार से आप बच्चों को इसमें ट्रेन करने वाले हैं? सर एक्चुअली रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी होने जा रही है। एक्चुअली रोबोट सबने सुना होगा। अगर मैं इसको सर एक लाइन में समराइज़ करूं तो हम कह सकते हैं कि रोबोटिक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो साइंस और इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ रिजल्ट्स आए जिन्हें हम कह सकते हैं कि रोबोट्स हैं, कुछ मशीन्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं रोबोट्स हैं। अब रोबोट एग्जैक्टली क्या होते हैं? वो होते हैं मशीन्स, लेकिन वो ऐसे मशीन नहीं जो हम आज अपने आसपास देखते हैं। उनके अंदर कुछ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है, कुछ स्मार्टनेस होती है, राइट। तो वो भी जो टास्क होगा वो कोई एक ह्यूमन का ही टास्क करेंगे, बट वो स्पेसिफिक होगा और वो बहुत इफ़िशिएंटली करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो इस टाइम इजराइल ने अपने बॉर्डर पे कुछ रोबोट डिप्लॉय किए हुए हैं। तो जैसे हम इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं तो वो बॉर्डर की प्रॉपर प्रोटेक्शन करते हैं, बट इजराइल में क्या है कि उन्होंने अपने बॉर्डर पे कुछ रोबोट्स लगा रखे हैं। अब वो रोबोट आइडेंटिफाई करता है कि सामने से एनिमी आ रहा है या नहीं, वो इतना स्मार्ट है, और अगर एक बार एनिमी दिख गया तो वो टारगेट लॉक कर लेता है और इन अ सिंगल फायरिंग वो किल कर देता है। अब यहाँ पे इंसान होगा, उससे गलती हो सकती है, एक बार फायरिंग मिस हो सकता है, बट वो रोबोट बहुत प्रिसाइजली काम कर रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर में रोबोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करें, आप इंडस्ट्री लेवल पे देख लीजिए, पैकिंग होता है तो एक साथ आपको आजकल आप देख सकते हैं ऐसी मशीनें अवेलेबल हैं सर कि पैकिंग है तो एक रोबोट होगा, कोई रोबोटिक हैंड होगा, वो पैकेट उठाएगा, पैक किया, पैकेट उठाया, पैक किया। तो ये सारी चीज़ें भी रोबोट ही कर रहे हैं। इवन आजकल वेटर का काम भी रोबोट कर रहे हैं। तो लैब में हम बच्चों को बेसिकली कुछ रोबोट्स के बारे में बताएंगे, जैसे लाइन फॉलोअर रोबोट हो गया। लाइन फॉलोअर रोबोट इन द सेंस वो एक पर्टिकुलर लाइन, आप एक कलर आइडेंटिफाई करा देंगे कि तुमको ब्लैक लाइन पे ही चलना है, फिर आप ब्लैक लाइन जो मर्जी उस तरह का बना लीजिए से, वो ब्लैक लाइन पे ही चलेगा। ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट है
जो कि आज के टाइम पे टेस्ला आ रही है इंडिया में, वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेंस करके अवॉइड करके निकल जा रही है। स्पाई रोबोट है सर। तो हम जैसे देखते हैं कि आर्मी जो मैन होते हैं वो रात में उनकी ट्रेनिंग भी होती है या वो ये चीज़ें करते भी हैं स्पाई करने के लिए। वो छुप छुप के जाएंगे और लाइट हाउस इनमी के जो बाहर लगा होता है, लाइट जब उन पर पड़ेगा तो वो रुक जाते हैं। तो सिमिलरली हम लोग बच्चों को सिखाएंगे कि एक इस तरह के रोबोट कैसे बनाएं। तो एक लेज़र लेके आप रोबोट पे जब आप लेज़र पड़ेगा तो वो रुक जाएगा और जब अंधेरा होगा तो वो चलेगा, राइट। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ बच्चों को वहाँ सीखने को मिलेंगी। अच्छा, अभिषेक जी, क्या आप मुझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। ओके सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसा कि नेम ही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएँ। जैसे कि फ़ैन है, बल्ब है, आपका ओवन हो गया, इंडक्शन हो गया, फ्रीज, कूलर, साइकिल, कार, बाइक, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सब आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाइए। कनेक्ट करके उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली अगर चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो गई तो उसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग वर्ल्ड के किसी भी कोने से की जा सकती है, राइट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ही यही है कि चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट करना। और आज के टाइम पे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। अपने मोबाइल फ़ोन में हम वेदर देखते हैं, राइट। हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बारिश होगी या कुछ भी होगा। तो ये सब रिजल्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ सेंसर्स हैं जो प्लेस कर दिए गए हैं, वो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, राइट। और फिर वो डेटा को हमारे मोबाइल फ़ोन पे सेंड कर देते हैं और हम इजीली देख सकते हैं आज का टेम्परेचर क्या है। और अगर मैं बात करूँ इसको लो लेवल पे, जो कि एक छोटे बच्चे कुछ डिवाइसेस बना सकते हैं, तो बेसिकली ये हम लोग का रूरल पार्ट है। तो मैं फार्मिंग की थोड़ी सी बात बताऊंगा। फार्मिंग में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेट से अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पे आप एक छोटा सा गार्डन बना रहे हैं और गार्डन में आपने एक मोटर लगा दिया, ठीक है, और आप ये नहीं चाहते कि मैं रोज़ जाऊँ और गार्डन में वाटरिंग करूँ, रोज़ मैं वहाँ पानी दूँ, तो आप एक सेंसर प्लेस कर दीजिए गार्डन में ट्री के पास, तो वो मॉइस्चर सेंस करेगा, ठीक है। वो डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगा कि ओके अभी आपको पानी की रिक्वायरमेंट है। आप मोबाइल फ़ोन निकालिए कहीं से भी, आपको कोई हेडेक ही नहीं है, बटन ऑन किया, गार्डन में वाटरिंग हो गई, मोटर ऑन हो गया। फिर वो अपने आप थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट में, या फिर आप अपने आप ही एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब पानी हो गया होगा, आप ऑफ़ कर दीजिए, राइट, वो मोटर ऑफ हो गया। आप एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि पॉसिबिलिटीज़ है और लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं एक्चुअली। और हो सकता है कोई आपके स्कूल का स्टूडेंट ये सारी चीज़ें ले आए मार्केट में, इन्वेंट करे। हम लोग इसीलिए लैब सेट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म, और ये सारी चीज़ें सिखाएंगे भी उन्हें। फ्रीज़ है तो फ्रीज़ में कैमरा लगा दिया, उसमें टोमेटोज़ है, पोटैटो, जो भी वेजिटेबल्स हैं, बटर है, तो वो मॉनिटर करेगा। लेट से अगर आपके घर में या किचन में टमाटर ख़त्म होने वाला है तो वो आपको नोटिफाई कर देगा कि टमाटर ख़त्म होने वाला है, तो आपको मैसेज आ गया। इससे भी एडवांस जाते हैं थोड़ा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंपनीज़ है जैसे ग्रोफर है, अमेजन है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे तो डिलीवरी नहीं करती इस तरह वेजिटेबल्स और खाने पीने की चीज़ों की, बट जो शहर है, सिटीज़ है, वहाँ पे कर रही हैं डिलीवरी। अब फ्रीज क्या करेगा सर, लेट से आपका टमाटर ख़त्म होने वाला है, एक दिन पहले ही वो ऑटोमेटिक ऑर्डर कर देगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगले दिन टमाटर आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय लेके आ जाएगा। तो इतना यूज़ पोटेंशियल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। हर जगह जहाँ भी हमें मॉनिटरिंग करना हुआ, सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करना हुआ, हम वहाँ IoT यूज़ करते हैं। अच्छा, या फिर IoT हुआ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अभिषेक जी। और आपने जब हमारे स्कूल में जब आप वर्कशॉप करने आए थे तब आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में भी हमें जानकारी दी थी। यस। क्या उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, एक्चुअली सर 3D प्रिंटिंग जो है ये भी बहुत ही हॉट टेक्नोलॉजी है एक्चुअली। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जैसे हमने देखा होगा कि अभी हम 2D प्रिंटर यूज़ करते हैं। 2D प्रिंटर इन द सेंस आप कोई चीज़ें टाइप किया और उसे पेज पे प्रिंट कर दिया, तो वहाँ पे बस 2D होता है, 2 डायमेंशन, राइट। 3D प्रिंटिंग का मतलब वो 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग करेगा। आप कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करके निकालना चाहते हैं, वो आप इजीली प्रिंट करके निकाल सकते हैं। प्रॉपर ऑब्जेक्ट
मैं आपको बताऊं सर, चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को इतना रैपिडली क्रैक किया है कि अभी कोरोना पेंडेमिक के टाइम में ही उन्होंने एक बिल्डिंग रेडी किया, एक हॉस्पिटल रेडी किया 80 फ्लोर का, और सर वो 40 डेज़ में रेडी किया। उन्होंने उसके सारे वॉल्स, जो भी दरवाजे हैं, ये सब 3D प्रिंटिंग से प्रिंट करके निकाला। इतना यूज पोटेंशियल है। यस, आज के टाइम पे सिविल इंजीनियर्स जो है वो ज़्यादातर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना सीमेंट का, ईंट का, ये सब हो सकता है धीरे धीरे फ्यूचर में ये सब चीज़ें दिखे ही ना। लोग दुकान पे आपको दिखेंगी बड़े बड़े ब्लॉक सेल हो रहे हैं, आप जाइए डिज़ाइन, ओके ये वाली दीवार मुझे पसंद आ रही है, आप घर पे ले आइए, लगा दीजिए, बन गया आपका घर। तो इस तरह से 3D प्रिंटिंग आज के टाइम पे वर्क कर रहा है। ये सारी चीज़ें 3D प्रिंटर आपके एक लैब में होगा जब हम टिंकरिंग लैब सेट करेंगे, और बच्चे छोटे छोटे, अब यानी वो बहुत बड़ा प्रिंटर तो नहीं रख सकते, लेकिन वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, कुछ बॉल्स हुए, अगर वो अपना फेस डिज़ाइन कर पाते हैं, अपना फेस डिज़ाइन करके वो बाहर निकाल सकते हैं, तो एक प्लास्टिक का उनका फेस बाहर आ जाएगा, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जो भी है वो चीज़ें वो प्रिंट करके बाहर निकालेंगे। तो 3D प्रिंटिंग में मीन्स थिंग्स विल प्रिंट इन 3 डायमेंशन। दैट्स अमेजिंग सर। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है उससे ऑब्वियसली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और भी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ने के लिए। यस, डेफिनेटली। आपसे बात करके तो मुझे ये जानकारी हुई कि कोडिंग क्या है और IoT क्या है, रोबोटिक्स क्या है, लेकिन क्या आप हमारे पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि ये सारे जो कोर्सेज हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं, इसको सीखने से हमारे बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सर, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो आज के टाइम पे आप कहीं भी अगर जा रहे हैं जॉब के लिए, इवन लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, तो उनकी डिमांड है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में तो अगर आपको कोडिंग आती है तो वो कहते हैं ना कि प्लेट में फूल माला लेके बैठे हुए हैं। रियलिटी है सर, वो बैठे हुए हैं आपको जॉब देने के लिए। कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, वो जीरो रिक्रूटमेंट पे वापस चली जाती हैं, क्योंकि बच्चे ही उन्हें नहीं मिलते, उन्हें आती ही नहीं है कोडिंग प्रॉपर्ली, राइट। तो इस तरह के मार्केट है, मार्केट हमारे पास अवेलेबल है, बट बच्चों का स्किल सेट नहीं मैच हो पा रहा है। पैंडेमिक के टाइम में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वो मुझे लगता है कि लाइफ में उतना जो है अर्निंग नहीं किया होगा जिसने उसने 2 साल में कर ली। तो घर में बैठे हैं तो उन्हें सॉफ्टवेयर ही चाहिए। आप किसी भी चीज़ से डील करिए, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप, कंप्यूटर, आपने ऑन किया कि किसी की अर्निंग स्टार्ट हुई। ये ट्रूथ है, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ने ही वाली हैं। आज के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़ हैं, वो जॉब देने के लिए रेडी हैं। सबसे ज़्यादा जो पेइंग जो जॉब है आज के टाइम पे सर, वो कोडिंग है। आप उठा के किसी का भी एग्जांपल देख लीजिए, आप देखेंगे आज के टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा सैलरी कोई अगर ले रहा है, लेट्स से सुंदर पिचई और एनीवन, तो वो कोडिंग के थ्रू वहाँ तक आज पहुँचे हैं। और रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी चीज़ें। आपका डिफेंस सेक्टर में आज के टाइम पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला हुआ है। अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में प्रॉब्लम ये है कि हमें बाहर से लोगों को इनवाइट करना पड़ रहा है कि आइए आप टेक्नोलॉजी शेयर करिए और चीज़ों को बनाइए हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारे पास वो स्किल नहीं है। अगर एक्चुअली ये बात बोलने में थोड़ा ऑड भी लगता है कि लोगों को बाहर से 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और हम कहीं जिनकी पॉपुलेशन 10-12 करोड़ है वहाँ से लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं आप ये बनाइए हमारी कंट्री में। तो डिफेंस सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन है। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अगर किसी को ये टेक्नोलॉजीज़ पता है, जॉब क्रिएशन है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो गेमिंग की इंडस्ट्री है, वहाँ भी आज के टाइम पे AR/VR टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से वायरलेस चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो जो भी इंडस्ट्री आज के टाइम पे हर जगह इन तरह के टेक्नोलॉजीज़ की डिमांड है। तो जो हम ये कहते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है आज के टाइम पे, ये भी एक ट्रुथ है कि लोग बोल देते हैं कि इंजीनियरिंग मत करो और वेस्ट हो जाता है। ये ट्रुथ है सर, 85% इंजीनियर्स आर यूजलेस इन आवर कंट्री नाउ डेज। और इस पे लोगों को बुरा भी लगता है जब कोई बाहर का आदमी आके स्टेटमेंट देके जाता है कि इंडिया के इंजीनियर्स बेकार हैं। तो एक्चुअली मैटर ये है कि अगर आपको स्किल्स आते हैं, जॉब है यहाँ पे, बस आपको स्किल मैच कराने हैं। तो बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है इन सब सेक्टर्स में, बस आपको इनिशिएटिव लेना है। और आई थिंक ये टिंकरिंग लैब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगा उन लोगों के लिए। इवन ऐसा नहीं कि सर ये जॉब उस सेक्टर में अगर कैरियर बना रहे हैं तभी ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर ये किसी और सेक्टर में भी कैरियर बनाना चाहते हैं, तो अगर ये 3 से 4 साल टिंकरिंग लैब में इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है, तो इंस्टेंट अर्निंग भी ये वहाँ से कर सकते हैं। कैसे?
जैसे हमारी कंपनी है फ्यूचर गुरुकुल्स, हम ही कुछ लोगों को ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हो जो प्रोजेक्ट्स करे, थोड़े बहुत एप्लीकेशंस बना ले, मार्केटिंग कर दे, वेब डेवलप कर दे, क्योंकि स्कूल का हमें वेबसाइट बनाना होता है और चीज़ें करनी होती हैं। तो सर हम लोग ही पार्ट टाइम जॉब पे, स्टूडेंट का कोई रिलेशन नहीं है इन सब चीज़ों से, वो बीए कर रहा है या सिविल सर्विसेज कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बट अपनी पॉकेट मनी वो डेली 2 से 3 घंटे वर्क करके अच्छा अमाउंट वो क्रिएट कर लेता है। तो इंस्टेंट अर्निंग भी इसमें आपको 12th के बाद ही तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो फिर कोई रोकी लिमिटेशन ही नहीं है। सो अभी कमिंग टू द मेन टॉपिक अभिषेक जी, कि आप ये कोर्सेज कैसे कंडक्ट करेंगे हमारे बच्चों के लिए, और स्टूडेंट्स को कैसे कितने क्लासेस मिलेंगे, व्हाट विल बी द क्वालिटी कंट्रोल इन दिस? ओके, तो एक्चुअली हम लोग आपके स्कूल में एक परमानेंट लैब डालेंगे जहाँ पे बहुत ही हाई टेक इक्विपमेंट भी होंगे जिसे बच्चे सीखेंगे, और उसके लिए हम लोग सर ट्रेनर रखेंगे जो कि हाई क्वालिफाइड ट्रेनर होंगे, वो इंजीनियर्स ही होंगे, उनके पास ट्रेनिंग स्किल अच्छा खासा होगा। तो वो कंटिन्यूसली बच्चों को ट्रेन करेंगे और एक हफ्ते में 3 क्लासेस हम लोग कंडक्ट कराएंगे। तो 40 मिनट की आई थिंक आपकी एवरेज क्लासेस होती है, तो 1.5 घंटे के आसपास उन्हें टाइम दिया जाएगा। और लैब में सर डिफरेंट क्लासेस के लिए करिकुलम है, जिसमें 6th-7th के बच्चे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा आर्टिफिशियल ब्रेन जो होता है उसके बारे में उनको इंट्रोडक्शन मिलेगा। देन 8th के बच्चे पूरा का पूरा आर्टिफिशियल ब्रेन पे वर्क करेंगे और उनको C लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी 8th के टाइम पे। एंड 6-7 के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक के साथ स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीखेंगे। 9th में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इंट्रोडक्शन उन्हें मिलेगा, वायरलेस कंट्रोलिंग, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, NRF मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी और उनको साथ में पाइथन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, राइट। और कुछ फिर उन्हें ऐप डेवलपमेंट की तरफ भी धीरे धीरे हम लोग टर्न कराएंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन। 10th में बच्चों को ऐप डेवलपमेंट एंड अगेन दिस टेक्नोलॉजी इन द डेप्थ, 3D प्रिंटिंग एंड ऑल। 11th में फिर उन्हें रास्पबेरी पाई और फिर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, C का ही थोड़ा एडवांस वर्जन, वेब डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन का एक पूरा पैकेज। नियरली वो 30 to 40 एप्लीकेशन लैब में बनाएंगे, जैसे कैमरा एप्लीकेशन हो गया, गैलरी एप्लीकेशन हो गया, ब्लूटूथ के ऐप हो गए, ये सारी चीज़ें वो बनाएंगे। एंड सेम थिंग वी विल देन स्टार्ट विद 12th में उनका एक अच्छा सा प्रोजेक्ट होगा जिसमें वो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएंगे जो टॉक कर सके, एटलीस्ट हम कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो रिस्पॉन्स कर सके, तो इस तरह के रोबोट होंगे। तो ये है सर पूरा कैरिकुलम। ओके, वेरी नाइस। तो कमिंग टू how much money are you gonna charge the students for this? एक्चुअली सर इन सब टेक्नोलॉजीज़ के लिए अगर मैं बड़े सिटीज़ की बात करूं तो सर चार्ज तो वहाँ पे बहुत ही हाई है। नियरली 9 मंथ का 8 मंथ का कोर्सेज होता है, अगर एक बच्चे का कोर्स होता है तो सर 20,000 25,000 इस तरह से चार्ज करते हैं। बट अब ये रूरल पार्ट है और स्कूल के साथ हमारा कोलैबोरेशन भी हो रहा है, तो हम बहुत ही मिनिमल चार्ज पर ईयर 4,000, पूरे ईयर का बस हम 4,000 चार्ज करते हैं, राइट। और उसमें बच्चों को एक्चुअली हम जो उसमें अच्छे बच्चे होते हैं कंपटीशन के थ्रू निकलते हैं, उनको हम बाहर विजिट भी कराते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में कंपटीशन के लिए ले जाते हैं, जिससे वो चीज़ों को देखें, सीख सकें। बहुत सारी प्राइस मनी भी उसमें आ जाती है। और सर ये फ़ीस हम एक्चुअली इंस्टॉलमेंट में भी लेते हैं और एक साथ भी लेते हैं। ऑलराइट, तो सारे स्टूडेंट्स ही इसे अवेल कर सकते हैं या इज देयर सम टेस्ट और नहीं स्कॉलरशिप होता है? एक्चुअली सर सारे स्टूडेंट को हम लोग इसमें इनवाइट नहीं कर सकते, बिकॉज फिर वो मैस हो जाता है। जैसे उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सीखना चाहते, तो उनकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एवेल्युएशन प्रोसेस रखा है, जिसके लिए हम बच्चों का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और जो बच्चे उसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्रॉस करेंगे वही एलिजिबल होंगे इस लैब में एडमिशन के लिए। ऑलराइट, डियर पेरेंट्स, ये जो कोर्सेज हैं ये भविष्य में बच्चों को बहुत ही काम आने वाले कोर्सेज हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी जो है उसी की तरफ सारे फ्यूचर जॉब्स जा रहे हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, सारा जो जॉब मार्केट है वही है। तो हम भी यही चाहते हैं, अधिकतर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 12वीं की परीक्षाओं के बाद जनरली इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्सेज़ की ओर जाते हैं।
तो ये सारे कोर्सेज अगर बच्चों को 6 ऑनवर्ड से ही मिलते हैं, कोडिंग जैसे कोर्सेज, तो उनके करियर के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी रहेगी, है ना। जैसा कि सर बता रहे थे बीच में बात करते हुए कि भारत जो है वो सबसे अधिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य ये है कि इसमें से ऑलमोस्ट 40-50% जो हमारे इंजीनियर्स की पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं, क्योंकि उतना उनके कोडिंग और जो टेक्निकल स्किल सेट है वो अच्छे कॉलेजेस में ना पढ़ने के कारण बन नहीं पाती। तो अगर ये हम इनको 6-7 के स्टैंडर्ड से ही कोडिंग और जो ये सारी बेसिक नॉलेज देते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए उनके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है और उनके अंदर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पाने का भी एक जज्बा क्रिएट करेगा। जैसे कि NITs और IIT जो कि भारत सरकार ने इस्टेब्लिश किए हैं, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में ट्रेनिंग दे पाने के लिए हमारे देश के फ्यूचर जनरेशन्स को, तो वहाँ पे वो अपना टारगेट बना सकते हैं बच्चे। किसी भी प्रकार का मोटिवेशन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, और कोर्सेज भी बहुत ही सस्ते हैं ये। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू चूज टू एनरोल योर स्टूडेंट इन दिस कोर्स। थैंक यू। Thank you so much, sir. Nice to talk with you. I hope we will start interaction with the students soon. श्योर।